हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में कहाँ तक कर चुके थे? शायद हमने समांतर चतुर्भुज कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं? समलंब चतुर्भुज करने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो हम सर्किल भी खत्म करेंगे। बाकी देखते हैं कहाँ तक चलेगी वीडियो। वही वाली बात हो जाएगी, बाबा जाने मन की बात। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी दो भुजाएं कैसी भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस लेकिन क्या होना चाहिए, ये दो भुजाएं समानांतर होनी चाहिए। ये भुजाएं कैसी भी हो सकती हैं। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। अगर इस भुजा की बात करूं, अगर ये L है और ये मेरे पास B है और इनके बीच की परपेंडिकुलर हाइट मतलब लंबवत ऊंचाई अगर हमारे पास H है, तो ये क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 L + B × H। मतलब कितना सा है कि जो समानांतर भुजाएं हैं इनका योग और उसमें क्या है, हाइट जो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी है उसको मल्टीप्लाई करना और 1/2 करना है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बाकी इस पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। वो क्वेश्चन जहाँ अच्छा बनता है उसको जरा हम डिस्कस करते हैं क्या बनता है। इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। समलंब चतुर्भुज क्वेश्चन आएगा तो सीधे यही आने वाला है। आपको दो भुजाएं दे देगा समांतर वाली और उनके बीच की हाइट दे देगा परपेंडिकुलर और आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो सीधे आप ये निकाल देंगे। और एक क्या क्वेश्चन आता है इसका, जो कि आता है हमारे पास समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में आता है। उसको जरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या होता है। थोड़ा सा अंतर होता है बस उसमें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि दो भुजाएं समानांतर होनी चाहिए, बाकी दो भुजाएं कुछ भी हों। अब अगर इसकी आगे मैं लगा दूँ समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, अगर मैं ये लगा देता हूँ इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं तो समानांतर हों, दो भुजाएं इसकी समानांतर हों, जो कि ये मैंने बना दी, और ये दो भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दो भुजाएं समानांतर हैं तो दोस्तों ये बन जाएगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। यहाँ भी वही कंडीशन होने वाली है। अगर ये मेरे पास A है और अगर ये B है और इनके बीच की परपेंडिकुलर हाइट मेरे पास H है, तो क्षेत्रफल पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। एरिया आपका यही होने वाला है, A + B × H। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ होती है। अब अगला पॉइंट इसमें क्या आता है? अगला पॉइंट इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार SSC में पूछा जा रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम में भी पूछ ले। वो क्या होता है? वो ये होता है, अगर जो समानांतर भुजाएं नहीं हैं उनके मध्य बिंदु, जो समानांतर भुजाएं नहीं हैं उनके मध्य बिंदुओं को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, अगर इसका नाम E देता हूँ, इसका नाम F देता हूँ और ये A B C और D ये बना दिया मैंने। तो अगर आपसे EF की वैल्यू पूछे, ये जो कि पूछी जा रही है लगातार एग्जाम के अंदर, तो EF बराबर होता है आपके पास 1/2 जो समानांतर भुजाएं उनके योग का, जो समानांतर भुजा हैं उनके योग का आधा आप कर देंगे तो आपका EF निकल के आ जाएगा। ध्यान ये रखना है दोस्तों, EF क्या होना चाहिए? E और F क्या है? इन दोनों के मिड पॉइंट होने चाहिए, मध्य बिंदु होने चाहिए। ये छोटी सी चीज़ें समलंब चतुर्भुज के अंदर है और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के अंदर है। बस इतनी सी बात यहाँ से आती है, आपके ट्रेपेजियम में पूछी जाती है। बाकी और कुछ आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर, क्योंकि कुछ पूछने वाला है ही नहीं इम्पोर्टेंट इसमें। अब दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने पास, जो कि आता है सर्किल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों तरह से हम करते हुए चलेंगे, सर्किल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों वृत्त, जिसको कहते हैं सर्किल। ये वही सर्किल है जो आप कह सकते हैं कि जिसका घूम गया, ठीक है, तो वो फिर बन गया इंसान, बाकी जिसका नहीं घूमा तो वो रह गया। क्या होता है सर्किल दोस्तों? क्या कहते हैं? एक ऐसा पथ कि जिसके एक बिंदु से
समान दूरी हो, हर जगह से क्या होनी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। उस तरह के पथ को क्या कहते हैं दोस्तों, वृत्त कहते हैं। जैसे इस तरह से अगर मैंने एक पथ बनाया जिसकी एक बिंदु मैंने लिया, इससे हर जगह से बराबर दूरी है, हर जगह से आपकी बराबर दूरी है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका वृत्त बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब इस पे चलते हैं दोस्तों, क्या क्या होता है वृत्त के अंदर, सारी चीज पढ़ेंगे। ये वृत्त हो सकता है दोस्तों आपको ना लग रहा हो, लेकिन कोशिश करना समझने की, ये वृत्त ही है। मैंने अपना 100% दिया इसको बनाने में, बाकी टेढ़ा हो गया तो ज़रा कोशिश करना समझने की। ये मैंने इसके बीचों बीच एक पॉइंट लिया जो क्या कहलाएगा, इसका सेंटर कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। केंद्र का मतलब इतना सा होता है कि इस बिंदु के, इस वृत्त की परिधि पे, ये दोस्तों जो भी है इसकी ये परिधि कहलाती है। इसकी परिधि से इस केंद्र की दूरी हर एक पॉइंट पे बराबर होनी चाहिए, तभी वो केंद्र बनेगा। तो ये बराबर दूरी क्या होती है, इसका नाम होता है दोस्तों त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो अगर ये केंद्र है O, तो इधर त्रिज्या है, तो क्या इधर भी त्रिज्या होगी। तो ये त्रिज्या त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलके दोस्तों क्या बना देती है, इस पूरे की बात करूं मैं तो पूरा ये बन जाएगा आपका व्यास बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप पहुंचे कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या, या फिर मैं कह दूं त्रिज्या के 2 गुणों को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये छोटी सी बात है, आप जानते होंगे। अब इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है इसमें, वो ये होने वाला है कि अगर मैं एक सर्किल लिया और सर्किल का एक पॉइंट O है जो कि इसका केंद्र है, तो इसकी अगर मैं पूछता हूँ, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। अब जीवा बता दूं, यहाँ पर जीवा का मतलब क्या है, कॉर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कॉर्ड का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ इतना सा, अगर एक बिंदु मैं यहाँ ले लूँ, एक यहाँ ले लूँ, इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये ए भी क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। ये ले लिया CD, ए भी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। ये मैंने ले लिया CE ले लिया, ये भी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। तो जीवा का मतलब क्या हुआ, कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की परिधि पर क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है। तो दोस्तों अगर मैं बात आपको करूं, अगर मैं एक चीज पूछूं आपसे कि एक कॉर्ड मैंने यहां बनाई, अगर मैं एक कॉर्ड में यहां से एक सेंटर से पास कराता हूं, अगर मैं सेंटर से पास कराने की कोशिश करता हूं तो ये भी तो कॉर्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर ये परिधि को टच कर रही है और यहां भी परिधि को टच कर रही है, तो ये भी एक जीवा बनेगी। लेकिन यही जीवा क्या हो जाएगी, आपकी डायामीटर हो जाएगी, मतलब व्यास हो जाएगी। तो आपको पता चला कि सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है दोस्तों, वो आपका व्यास होता है। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार क्या देता है, वो व्यास ना दे करके सवाल में देता है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये है, तब बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इनडायरेक्टली रूप में आपको सबसे बड़ी जीवा देने का मतलब उसने डायामीटर आपको दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद इसमें इंपोर्टेंट क्या होता है जरा समझिए। मैंने बताया आपको कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, परिधि की बात करते हैं, क्या होता है। अब मैंने अब तक परिमाप पढ़ा रहा था आपको, अब क्या चीज आ गई, परिधि आ गई। तो जरा समझिए परिधि क्या चीज होती है। ये सेंटर है O। अब अगर मैं परिधि की बात करूं यहां पर दोस्तों, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी कोई ना कोई एक बिंदु से बराबर दूरी पे स्थित होकर के कोई भी पाथ अगर बन रहा होगा दोस्तों, तो उसकी हमेशा आप क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपकी परिधि निकल के आएगी तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ से ये पूरा राउंड जा रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको खोल दूं तो खोलने के बाद में एक पूरी तरह से ये पट्टी बन जाएगी खोलने के बाद में। तो ये पूरी लंबाई जो ये हुई, जिस तरह से घिरा हुआ है, तो ये दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। जो कि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई R। R क्या है दोस्तों, उस वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको अगर डायमीटर के टर्म में अगर हम लिखें तो यहाँ से पाई D क्या है, व्यास है, तो ये भी आपकी परिधि हो जाएगी। पाई क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है
22/7, जब तक सवाल में कोई और वैल्यू नहीं दे रहा है, 3.14 नहीं दे रहा है, तब तक आप 22/7 यूज करेंगे। अब अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दोस्तों इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इतनी सी बात जरा समझिए, यही 2 पॉइंट इसमें समझने लायक है। अब क्या आता है तीसरा पॉइंट, ये आपको मैंने परिधि बताई, परिधि होती है 2 पाई आर। अगर डायमीटर के पद में बताऊं, व्यास के पद में बताऊं तो पाई डी हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट इसमें क्या आता है, अगला पॉइंट आता है इसमें, अगर मैंने कहा आपसे कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल रहा हूं दोस्तों, मैं किसी एक सेक्टर का क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा हूं। सेक्टर मैंने क्या बनाया, मैंने एक सेक्टर बना दिया थीटा एंगल का, ये एंगल मैंने थीटा बना दिया दोस्तों। अब मैं सेक्टर का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, जो मैंने सेट कर रहा हूं ये रीजन, ठीक है, लाइनिंग कर रखी, इस रीजन का मैं क्षेत्रफल आपसे निकलवा रहा हूं। तो दोस्तों आप जरा ध्यान रखना, ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है दोस्तों वो कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल की बात कहा मैंने आपसे पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 360 डिग्री पे एंगल के एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब आपको एरिया कितना सा निकालना है, आपको एरिया दोस्तों निकालना है इतना सा, ठीक है, ये आर होगी, ये भी आर होगी। अब कंफ्यूज यहाँ ये मत हो जाना दोस्तों कि ये त्रिभुज बन जाए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये एक आर्क है, चाप है, ना कि कोई एक भुजा है ये। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आर्क है, तो इस तरह से सेक्टर का एरिया क्या निकालोगे कि 360 पे एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो तुम्हें एरिया निकालना है थीटा पे। तो थीटा पे एरिया दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। थीटा यहाँ पर जो भी एंगल आपको दे रखा होगा, जितने डिग्री दे रखा होगा, ये भी डिग्री में। तो इस तरह से आपका कोई भी सेक्टर जो थीटा एंगल पे कट रहा है उसका एरिया दोस्तों हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, जिस एंगल पे वो कट कर रहा है। जैसे यहाँ पर थीटा सपोज 30 हो गया, तो 30 पे आप यहाँ 30 रख देंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब ऐसी परिधि होती है, परिधि का मतलब क्या हुआ कि भाई जो 360 जो परिधि होती है दोस्तों वो होती है 2 पाई आर। मैंने बताया ये पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, और पूरा एंगल कितने का हो गया, 360 का हो गया। तो अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं, इस ये डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये सांप सा लौटा रहा हूं इसमें मैं, ये अगर इतनी परिधि की बात करूं तो इतनी परिधि क्या हो जाएगी, ये परिधि किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो थीटा पे परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा। तो ये दोस्तों आपकी परिधि आ जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, कभी भी अगर सेक्टर का एरिया पूछे आपसे या सेक्टर की परिधि पूछे तो आप हमेशा 360 से भाग करके, जितने सेक्टर की पूछ रहा है, जितना एंगल उसने दिया है उतने एंगल से गुणा करके आप परिधि पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। ये इतनी सी बात हुई। अब दोस्तों क्या आता है, अगर ऐसे इसमें आता है एक माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कितना का मतलब होता है, जैसे मैंने क्या किया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो एक बार बता दें इसको। जैसे मैंने ये बनाया, ये आर, ये ओ हो गया। अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक है दोस्तों, इसको मिला दूं तो ये दोस्तों क्या बना, ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट बन जाएगा, माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर दोस्तों क्या बन जाएगा, जो खाली खाली स्थान है, ये मेजर सेगमेंट बोलेंगे इसे, क्योंकि ये ज्यादा है। अब बात आती है ये माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे आप दोस्तों। अब मैंने बताया ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इस पूरे का निकालना चाहूं तो पूरे का एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरे का हो जाएगा, पूरे का एरिया हो जाएगा इसमें, पूरे के एरिया में यहाँ निकालना चाहूँ तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा बटे 360। इसमें से अगर मैं त्रिभुज ओ ए बी का एरिया घटा दूं तो क्या ये लाइनिंग वाला एरिया मिल जाएगा आपको। और त्रिभुज ओ ए बी के लिए क्या निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, आपको 1/2 दो भुजाएं दे रखी हैं, आर स्क्वायर और उसके बीच का दोस्तों एंगल दे रखा है, वो किसके साथ आ जाएगा, साइन थीटा के साथ में। तो इस तरह से आप दोस्तों माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं, और जब माइनर सेगमेंट निकल आएगा तो आप मेजर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी बातें हैं दोस्तों, आपको देख लेना जरा।
ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए दोस्तों कि थीटा पे एरिया क्या होगा और थीटा पे परिधि क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज्योमेट्री की चीज़ें पढ़ते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन का, मैं थोड़ा लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ। क्या आता है, उसमें दे रखा होता है कि एक साइकिल है, एक साइकिल का पहिया है जिसकी त्रिज्या आपको दे देगा और कह देगा अगर इतने बार वो चक्कर लगाता है तो बताइए कितनी दूरी तय कर लेगा। तो साइकिल का पहिया दोस्तों क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो कोई भी पहिया या भी कोई भी वृत्ताकार चीज है, अगर वो एक चक्कर लगाएगी तो एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर, मतलब सर्कमफेरेंस के बराबर, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है दोस्तों, एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करती है। क्या, कोई भी पहिया हुआ या कोई भी वृत्ताकार चीज हुई। यहां पर क्या आ जाएगा, कई बार क्या आ जाता है, बेलन आ जाता है, जो कि हम बेलन में पढ़ेंगे जाकर, उसमें बस h से मल्टीप्लाई हो जाती है और कुछ नहीं होता है। तो यहां पर एक चक्कर में वो दूरी तय करेगा अपनी परिधि के बराबर, वो क्या होती है 2πr होती है। अगर वो n चक्कर लगाता है, मैंने कहा अगर n चक्कर लगाए वो, तो n चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, n चक्कर में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा आपके पास में 2πr × n, मतलब जितने चक्कर उसने लगाए उतने से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इतनी दूरी निकल के आ जाएगी दोस्तों, जिसमें त्रिज्या दे रखी होगी मीटर में दे रखी है तो दूरी मीटर में निकल के आएगी, किलोमीटर में त्रिज्या दे रखी है तो किलोमीटर में निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी ये छोटी से पॉइंट था। आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या आता है, अगर कोई व्रत है, ये मार्कर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो थैंक यू, इससे वैसे भी उम्मीद नहीं थी, लाल लाल है ना, ये जख्म हरे कर रहा है ये लाल मार्कर। ठीक है, ये मैंने सर्किल बनाया। अब अगर एक मैंने जीवा बनाई, ये एक जीवा है AB। क्या बताने वाला हूं दोस्तों, अगर मैं जीवा पर केंद्र से कोई एक लंब डालता हूं तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। या फिर दूसरी भाषा में, मैंने तो यहां पर लैंग्वेज यूज कर दी कि लंब डालता हूं, दूसरी भाषा में क्या है, अगर मैं एक जीवा को अगर केंद्र से मिलाता हूं तो क्या होता है, वो दो बराबर भागों में बढ़ती है। कब, जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर ये पूरी मेरे पास ये A है, ये A है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी 2A हो जाएगी। अब दोस्तों ये R होती है, तो ये वाली दूरी आपसे पूछ लेता है सवाल में, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर क्या लगने वाला है, पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली है। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पूछता है। क्वेश्चन कहेगा एक जीवा जो केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। या फिर पूछ लेगा उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा, सर्किल पर चित्र बना हुआ नहीं आएगा पेपर के अंदर। इतना लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा तो आपको पहचानना है जीवा क्या होती है या किस तरह से ये आप दूरी दर्शाएंगे। तो मैंने कहा आपसे दोस्तों, क्वेश्चन इतना सा है कि एक जीवा जो केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या दे दिया, मैं इसी चित्र में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार हमसे सर्कल ना बन पाएगा भैया। ये क्या है O, केंद्र ले लिया मैंने, और उसमें कहा है जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अगर ये 4 सेंटीमीटर ये जगह हो जाएगी, ये वाली दूरी मैंने 4 सेंटीमीटर दे ली,
और वो कह रहा है जीवा की जो लंबाई है ना वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने अभी जस्ट आपको पॉइंट बताया कि जो केंद्र होता है, केंद्र से अगर मैं जीवा को मिलाता हूँ परपेंडिकुलर हाइट पे, तो वो सामने वाली जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये पूरी 6 है तो क्या ये 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। अब मुझसे वृत्त की त्रिज्या पूछिए, तो वृत्त की त्रिज्या दोस्तों ये होने वाली है क्या r, और ये क्या बन गया, ये 3 है और ये 4 है, ये 90 डिग्री का, तो ये दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो, तो आपको ध्यान रखना ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आता है, लेकिन आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट क्या है इसका, अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर कोई जीवा है, दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आपको फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर कोई एक जीवा है ए बी, ये इसका केंद्र है, तो जीवा अगर केंद्र पर आपका एंगल बनाती है सपोज दैट थीटा, तो किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण हमेशा उस जीवा द्वारा ही परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब कितना सा हुआ कि इसी जीवा से अगर ये केंद्र O है, इस पर जो एंगल बनेगा वो उसी जीवा द्वारा उसी वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। अब ये एंगल कहीं भी हो सकता है, अगर ये थीटा तो ये एंगल ये भी हो सकता है दोस्तों, ये भी थीटा बाई 2 होगा, और ये एंगल ये भी हो सकता है, ये भी थीटा बाई 2 होगा। मतलब वृत्त की परिधि पर मैं कहीं भी बना दूं, मैं अगर कहीं भी बनाता हूं वो केंद्र पर बने हुए एंगल का आधा ही होगा हमेशा और हमेशा। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब यही चीज दूसरे तरीके से किस तरह से होगा कि मैंने कहा सेम आर्क, आर्क बोलते हैं दोस्तों चाप, जिसे बोलते हैं चाप, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। ठीक है दोस्तों, चाप क्या होता है, ये चाप वो वाली मत समझ लेना सोयाबीन की चाप, ये चाप का मतलब हुआ इतनी सी ये चीज आर्क। सेम आर्क द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण सेम आर्क द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। उसी बात को मैंने रिपीट किया, जो बात मैंने जीवा पर रिपीट की थी, वही बात आपकी उस चाप के लिए भी सत्य है जिस चाप को जीवा बना रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन दे देता है आपको, सीधा दे देगा कि भैया ये एंगल दे देगा आपको, सपोज दैट ये दे दिया आपको 60 डिग्री, और आपसे बहुत इस टाइप से थोड़ा सा पूछता है, तो एक बार हम नहीं समझ पाते ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आपसे पूछ लेगा। तो अगर ये केंद्र है, इंपॉर्टेंट ये बात पॉइंट ध्यान रखना, ये केंद्र होना चाहिए। अगर ये केंद्र नहीं है तो ये बात आपकी असत्य साबित हो जाएगी। अगर ये केंद्र है तो 60 है ये, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सेम ही जीवा है, यहाँ भी जीवा सेम ही है और इस पे भी जीवा सेम है। कहीं भी बनाए वो, यहाँ बना ले, कहीं भी बना ले, एंगल हमेशा आधा ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात आपको समझ में आई। अगली बात पे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अगर कोई अर्धवृत्त है, अगर मैंने क्या बनाया, अर्धवृत्त बनाया, इसके भी पॉइंट अभी आपको बताऊंगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट दोस्तों। अगर ये अर्धवृत्त है, इसका केंद्र O है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। भाई मार मार के हमारे मास्टर ने पढ़ाया था हाई स्कूल में ये, ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से मार लगाई थी हमारी, हमें बहुत ध्यान है इसका। ठीक है, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये ट्रेंडिंग की एक तरह से प्रमेय थी, हमेशा आती ही थी एग्जाम के अंदर। ये कैसे होता है जरा उसको समझ लेते हैं। उस टाइम तो समझ में नहीं आया था इतनी मार लगने के बावजूद भी, लेकिन अब थोड़ा बड़े हो गए तो समझ गए हैं क्या होता है। अगर मैं इसको, ये देखने में वृत्त नहीं लग रहा है, कोशिश कीजिए समझने की, ये वृत्त ही है। कंप्यूटर महोदय ज़्यादा हंसिए मत आप। दोस्तों मैंने क्या किया, इस वृत्त को पूरा बना दिया, तो ये इसका व्यास हो जाएगा, और व्यास के अलावा ये क्या एक सीधी रेखा भी होगी, और सीधी रेखा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का बनाती है। अब अगर मैं इस चाप की बात करूं, इसको मैं जिगजैग बना रहा हूं,
इस चाप की बात करूं, ये चाप केंद्र पे कितना एंगल बना रही है दोस्तों, 180 डिग्री का बना रही है। तो यही चाप उस परिधि पे कितना एंगल बनाएगी, आधा बनाएगी, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात थी आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। अब यहीं पर जब अर्धवृत्त का कॉन्सेप्ट आ गया तो इसको भी जरा समझ लेते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि हम फ्लो में गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होता है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, अगर त्रिज्या की बात करूं r है, तो इसके क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो एरिया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अब आधे वृत्त का निकालना है तो आधा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इसकी परिधि। परिधि में दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। क्यों, वो क्या करते हैं, भैया पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परिधि का मतलब मैंने क्या बताया था, जितनी भी भुजाओं से वो बाउंडेड फिगर है उस सब का योग ही क्या कहलाता है, परिधि कहलाती है। तो यहां पर दोस्तों पूरी थी 2 पाई आर। ठीक है, तो आधी इतनी की बात करूं तो इतनी तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी, 2 से भाग कर दोगे पाई आर आ गई। लेकिन क्या ये भी तो इसमें जुड़ा हुआ है, और ये क्या है 2r, तो इस तरह से परिधि दोस्तों क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की पाई आर प्लस 2r। तो कंफ्यूज नहीं होना है, r कॉमन ले लेंगे आप, तो पाई प्लस 2, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर कोई व्रत है, अगर कोई भी व्रत है, उसके अंदर 2 जीवाएं कट कर रही हैं, ये ए बी और ये सी डी हो गई। ये दोस्तों कट कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ पी, और फेवरेट लेटर है मेरा ये। ठीक है, पर्सनल ना हो प्लीज। पी, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्या थ्योरम निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम निकल के आती है कि पी ए, मतलब इसी पॉइंट से लेके चलना है। ये क्या है, आपकी जन्मदाता है, इसी पॉइंट से लेके चलना है। पहले इधर को एक जीवा पे लेके चलना है, तो पी ए गुणा उसी जीवा पे दूसरा क्या बिंदु है, पी बी, बराबर होता है पी सी गुणा पी डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कुछ भी दे देगा आपको, क्या दे देगा, ये दे देगा 3, ये दे देगा 4, ये दे देगा 5, और आपसे ये पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होनी चाहिए ये प्रमेय। अब मैंने तो ये कह दिया कि ये कहाँ कट कर रही है, व्रत के अंदर कट कर रही है। क्या ये व्रत के बाहर भी कट कर सकती है कोई भी 2 जीवाएं? कैसे कट कर सकती हैं, अगर ये जीवा मैंने बनाई ए बी, एक जीवा मैंने यहाँ बना दी सी डी, तो ये इसमें तो व्रत में तो कहीं कट नहीं किए, लेकिन क्या कहीं अगर इसको बाहर मैं इमेजिन करूं, बाहर कहीं मिलाऊं, तो कहीं बाहर जाके कट कर रही होंगी ये बिंदु पी पे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, मैंने आपको वही नियम यहां लगाना है कि पी से ही ऑरिजिनेट होगी। फिर में क्या होगी कि पी से पहले एक बिंदु को ले लेना, फिर पी से दूसरे बिंदु को ले लेना सेम जीवा पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी सी गुणा पी डी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पी बी गुणा पी ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट कब आ जाएगा, जब व्रत की वो व्रत की जो जीवाएं हैं वो व्रत के बाहर कहीं कट करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक व्रत है जिसकी जीवाएं आपको दे देगा, वो कह देगा इनको बढ़ाने पर ये व्रत के बाहर किसी बिंदु पर, व्रत के बाहर कहीं जाकर के कट करती हैं, तब आपको 2-3 चीजें दे करके चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। ठीक है, डायग्राम बना भी हो सकता है, और नहीं तो आपको लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दे सकता है। किस तरह से देगा वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम कराएंगे इस पे क्वेश्चन। ये एक पॉइंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है आपका, कि जीवा कटिंग व्रत के अंदर और व्रत के बाहर। अगला पॉइंट क्या है, टेंजेंट पढ़ते हैं। टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आते हैं निकल के, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगला पॉइंट है दोस्तों स्पर्श रेखा, टेंजेंट से बोलेंगे, स्पर्श रेखा टेंजेंट क्या होती है दोस्तों, अगर कोई भी सर्किल है, कोई भी वृत्त है, इस वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु से स्पर्श करती हुई अगर मैं कोई रेखा खींच देता हूं, ये दोस्तों इस तरह से स्पर्श करती हुई एक रेखा जा रही है, तो ये दोस्तों क्या कहलाने वाली है, इसकी टेंजेंट कहलाने वाली, स्पर्श रेखा कहलाने वाली है। ये बिंदु C पर इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। अब अगर इसी बिंदु से एक मैं रेखा खींच दूं,
जो इस तरह से जा रही है, ये क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। अगर मैं इसका नाम दे दूं C और D, तो यहाँ से क्या संबंध निकल के आता है, जरा ध्यान रखना दोस्तों। क्या आता है कि AC अगर टेंजेंट है एट ए पॉइंट C, मतलब C बिंदु पर क्या है, स्पर्श करती है, तो ये होता है AC स्क्वायर इंटू हो जाएगा, वो सॉरी ये दोनों एक जैसा ले लिया, तो इसको PT ले लो और यहाँ पे ले लो P, क्योंकि मेरा फेवरेट लेटर है P। तो PT का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PC इंटू PD। ठीक है दोस्तों, तो ये भी यहाँ से एक थ्योरम निकल के आती है कि PT का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PC इंटू PD, जो कि PT यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है, और PD यहाँ पर क्या है, एक छेदक रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये एक पॉइंट निकल के आता है। अब यहीं पर टेंजेंट से एक पॉइंट और निकल के आता है जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैं मेंसुरेशन में ही आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो ज्योमेट्री से भी रिलेट करेंगी, क्योंकि वहाँ भी हम अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं, वहाँ भी यही सारी चीज़ रहने वाली है। तो हम जब आकृति पढ़ रहे हैं तो उसकी कंप्लीट नॉलेज लेके चलें, चाहे वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंसुरेशन से रिलेटेड हो। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर कोई सर्किल है, बाहर स्थित कोई बिंदु P से अगर स्पर्श रेखाएं खींचता हूं वृत्त की परिधि पर, सॉरी ये तो टच ही ना करिए यार, दोबारा कोशिश करते हैं भाई, इस बार तो भाई कर दी टच। अब यहां से लेते हैं, ये भी टच हो गई भाई। तो अगर ये बिंदु A पे टच कर रही है, ये बिंदु B पे टच कर रही है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब क्या हो जाएगा, PA बराबर होगा PB के। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात है। अब अगला आता है, इसमें एक आती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वो क्या होती है जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची और यहाँ पर कोई एक जीवा बनाई। तो अगर इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच एंगल थीटा है, तो इसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पे कहीं भी एंगल बनेगा, वो भी दोस्तों क्या होने वाला है, थीटा होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये दोस्तों। मैंने क्या बताया कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है, वही एंगल उसी जीवा के द्वारा उसी वृत्त की परिधि पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा उसके बराबर होने वाला है। तो अगर ये थीटा है तो इसी जीवा द्वारा इस परिधि पे एंगल बनेगा, वो भी थीटा हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो दोस्तों ये एंगल अल्फा हो जाएगा। क्यों, अब ये वाली जीवा बना रही है अल्फा एंगल, तो यही जीवा इधर बनाएगी अल्फा। ठीक है, इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। आपको नाम पे नहीं जाना है, बस आपको समझना है क्या चीज होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, बाकी ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर एंगल से रिलेट करके चलता हूँ। क्या चलता हूँ, अगर यहाँ पर पॉइंट O है, O क्या है दोस्तों, इसका सेंटर है। तो O से हमेशा स्पर्श रेखा पे जो एंगल बनता है, अगर स्पर्श बिंदु जहाँ पर स्पर्श कर रही है कोई भी रेखा, अगर उसको सेंटर से मिलाता हूँ तो दोस्तों हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमेशा ध्यान रखना ये चीज़। तो ये दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा क्या। इसी तरह से अगर मैं यहाँ मिलाता हूँ तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल दोस्तों क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। ये एंगल दे करके ये पूछ लेता है कई बार, और ये दे करके आपसे ये एंगल पूछ लेता है। तो घबराना नहीं है आपको। मैंने क्या कहा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में बन रहा है। ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल दोस्तों क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी सी बात इसमें समझने वाली थी। बाकी अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम थी, मैंने बता दिया आपको किस तरह से होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम के अंदर हम इस चीज़ प्रमेय को भूल जाते हैं, लेकिन आपको दोस्तों नहीं भूलना है। बाकी अगले पॉइंट पे चलते हैं। 2-3 पॉइंट इसमें और रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि ज्योमेट्री से ही है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। दोस्तों अगला पॉइंट क्या आता है, ये भी टेंजेंट से ही है, स्पर्श रेखा से भी है। ठीक है, सेम ही है स्पर्श रेखा। क्या आता है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर। क्या पूछा गया था, अगर 2 सर्किल लेता हूं मैं, 2 सर्किल लिया,
इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कब? जब ये दोनों सर्किल आपस में टच नहीं कर रहे हों। ठीक है दोस्तों, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कौन सी? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ दोस्तों कि दोनों से मिलकर के जाएं। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हुई। तो कितनी खींची जा सकती है? क्या मैं एक रेखा ये खींच सकता हूं? दोनों से टच करती हुई जा रही है, समझ लेना ये टच कर रही है। एक रेखा ये खींच सकता हूं क्या दोस्तों? ये भी टच कर रही है। ठीक है, क्या एक रेखा मैं ऐसी खींच सकता हूं जो दोनों से यहां टच करके जाएगी? क्या एक ये खींच सकता हूं मैं? ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई भी दो सर्किल, ये मैटर नहीं करता ये बराबर त्रिज्या के हो ना हो, छोटे बड़े होंगे तो भी इतनी ही खींचेंगी, अगर ये बड़ा बना देता हूं तो भी यही आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे नहीं घबराना कि छोटे बड़े या फिर इक्वल रेडियस के नहीं होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी दो सर्किल जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं उससे मैक्सिमम दोस्तों 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये। ठीक है दोस्तों, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मैंने बताया दो सर्किल जब टच ना करें। अब मैं कह रहा हूं अगर दो सर्किल टच करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? किसिंग सर्किल। ठीक है, अगर ये दो सर्किल किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो कितनी मैक्सिमम रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप कहेंगे एक तो ये खींची जा सकती है, एक सेम यहां खींची जा सकती है। ठीक है, और एक क्या ये खींची जा सकती है? ये दोनों की कॉमन स्पर्श रेखा हो जाएगी, मतलब तीनों। तो इस तरह से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? कब? जब दोनों ही सर्किल आपस में किसी एक बिंदु पे टच करते हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब मैं बात करता हूं अगर कोई दो सर्किल आंतरिक रूप से टच कर रहे हैं, आंतरिक रूप का मतलब ये हुआ इस तरह से अगर टच कर रहे हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं, कॉमन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो क्या दोस्तों एक ही स्पर्श रेखा होगी जो दोनों के लिए कॉमन होगी? तो इस तरह से इस केस में आपकी एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट दे दूं, कोई दो सर्किल हैं जो कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक का मतलब एक ही इनका सेंटर दोनों का एक ही है, तो बताइए कॉमन स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो आपका आंसर आएगा कि सर इसमें ऐसी कोई भी कॉमन स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती जो कि दोनों पॉइंटों को, दोनों सर्किल को टच करती हुई जाए। तो इस केस में आपकी 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपका स्टेटमेंट के रूप में बता दिया किस तरह से कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। अब दोस्तों क्या आता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा और उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी रेखा। दो अलग अलग नाम हैं, उनको जरा हम पढ़ते हैं क्या होता है। उनकी लंबाई निकालने के लिए आपके एग्जाम में आती है दोस्तों, वो क्या होता है जरा उसको समझिए। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा। इसका मतलब कितना सा हुआ? इसका मतलब इतना हुआ दोस्तों, अगर कोई दो सर्किल हैं, अगर कोई भी दो सर्किल हैं, तो अगर मैं इस तरह से रेखा खींचता हूं तो ये दोस्तों क्या कहलाएगी? आपकी अनुस्पर्शी कहलाएगी। हमेशा ध्यान रखना ये रेखा क्या कहलाएगी? आपकी अनुस्पर्शी कहलाएगी। उभयनिष्ठ इसलिए लगाया कि दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, स्पर्श रेखा, अनुस्पर्शी रेखा। तो अगर इसकी लंबाई अगर हम निकालना चाहें दोस्तों तो इसकी लंबाई होती है, अगर मैं इसका सेंटर में मान लूं O1 है, इसका सेंटर O2 है और इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। ठीक है, जरूरी नहीं है त्रिज्या बराबर हो, कुछ भी हो सकती हैं। और इन दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? D। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपको ध्यान रखना है कि d² बराबर होता है, अगर मैं इसका नाम AB दे दूं तो AB की लंबाई होगी आपके पास, ये होगी √d²। और d क्या है दोस्तों? आपका दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपको फार्मूला याद रखना है। कब?
अनुस्पर्शी के लिए। अब यहीं पर दोस्तों एक अगला पॉइंट क्या आता है, मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, इसी में बनाने की कोशिश करूंगा, मैं बना भी दूंगा, कोशिश क्या करूंगा। अगर मैंने ये बनाई, ये भी एक स्पर्श रेखा होगी, लेकिन इसका नाम क्या होगा, उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसमें कितना सा अंतर आ जाएगा दोस्तों, इसमें अगर मैं नाम दे दूं इसको CD, तो ये CD आ जाएगी मेरे पास √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इतना सा अंतर आ जाएगा। अब आपको याद कैसे रखना है, क्या इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है, यहाँ तो माइनस माइनस कॉमन है, ये भी D कॉमन है, और यहाँ पर सिर्फ माइनस और यहाँ पर प्लस है, इतना सा अंतर है दोस्तों। तो आपको याद कैसे रखना है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोस्तों क्या माइनस का चिन्ह बना रही है, सीधे सीधे ये क्या होता है, माइनस ही तो होता है, तो यहाँ माइनस आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये आ जाएगी और एक ये आ जाएगी। अगर मैं इस चिन्ह को यहाँ पर देखूं तो क्या ये प्लस सा नहीं दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, थोड़ा सा ये घूमा हुआ है, इसको सीधा कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है, अगर वो प्रतिच्छेदी पूछ रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अनुस्पर्शी पूछ रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतनी सी बात है, इसी से सारे फॉर्मूले आपके आगे बन जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में टच भी करेंगे तो भी आपका फार्मूला बन जाएगा, लेकिन आप परेशान नहीं होना, यही 2 फार्मूले आप याद रखें, अलग अलग केस के लिए अलग अलग फार्मूले आप ना बनाएं, यही आपका इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों क्या इम्पोर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर मैं 3 समान त्रिज्या के वृत्त लेता हूं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, 3 समान त्रिज्या के वृत्त लेता हूं और उनको क्या करता हूं, आपस में टच कर रहा हूं, ये लिया, प्लीज डोंट लाफ, ठीक है, ये मैंने 3 सर्किल लिए और इनको आपस में क्या किया दोस्तों, टच किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये तीनों क्या है, इक्वल रेडियस के, ये ध्यान रखना, ये भी रेडियस R है और इसकी भी रेडियस R है और इसकी भी रेडियस दोस्तों R है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, इनको मिलाता हूं तो क्या ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे, जो मैं ये डॉट डॉट कर रहा हूं, ये डॉट डॉट कर रहा हूं, इस रीजन का क्षेत्रफल आपसे निकालने की बात करूं, तो इस रीजन का क्षेत्रफल, तो अगर इस क्षेत्रफल की मैं बात करूं जो मैंने डॉट डॉट किया है, तो दोस्तों ये क्या आप कैसे निकालेंगे, कंडीशन क्या है, ये जो तीनों सर्किल है वो क्या इक्वल रेडियस के हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास R है तो ये भी R हो जाएगी, ये भी R हो जाएगी और ये भी R हो जाएगी। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं, अगर इसका नाम मैं O1 दे दूं, इसको मैं O डैश दे दूं, डबल डैश, और इसको मैं O ट्रिपल डैश दे दूं, ये तीनों के सेंटर हैं। तो क्या ये अगर मैं बात करूं O, इनको अलग अलग नाम दो भाई, PQR, तो त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, जिसकी भुजा दोस्तों क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। क्यों, ये पूरा 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा, तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और जब समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो प्रत्येक एंगल दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो मुझे अगर ये सैडेड रीजन निकालना है तो क्या मैं इस पूरे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालूं, उसमें से ये जो 3 सेक्टर बन रहे हैं, एक ये 60 डिग्री का बन रहा है, एक ये 60 डिग्री का और ये एक 60 डिग्री का, मतलब पूरा 180 डिग्री का सेक्टर बन रहा है। अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो क्या ये सैडेड रीजन निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि सैडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो सैडेड रीजन हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल माइनस ये जो सेक्टर बन रहे हैं, सेक्टर का अगर नाम दे दूं PQD,
व आर द्वारा बने सेक्टर का क्षेत्रफल। तो सेक्टर क्या बनेंगे दोस्तों, अगर इतने सेक्टर की बात करूं तो इतने सेक्टर का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 60/360 आ जाएगा। और इतना ये होगा, इतना ये होगा, क्या मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो पूरा ये 1 2 3 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 3 से भाग करोगे तो 0, 6 छंग 36 और 3 दूनी 6, मतलब ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। तो अगर मैं पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालूं तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी, 2r का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन तीनों के सेक्टर मैंने निकाला है तो कितना आया पाई आर स्क्वायर बटे 2 आया है। तो इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/4 4r स्क्वायर, √3/4 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा √3 माइनस पाई बटे 2। तो ये दोस्तों आपका क्या आ गया, शेडेड रीजन निकल के आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ये 4 में भी देके पूछ सकता है। जैसे मैंने ये बनाया है यहाँ पर, इस तरह से अगर 4 किसिंग सर्किल मैंने बना दिए, इसको किसिंग सर्किल भी बोलते हैं दोस्तों, ये 4 बना दिए आपस में जो टच कर रहे हैं, तब मैंने दोस्तों आपसे इसका रीजन पूछ लिया, इस रीजन का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया क्या होगा। तो इस कंडीशन में अब क्या बनेगा, और चारों ही क्या है इक्वल रेडियस के हैं, तो इस कंडीशन में ये आर ये आर ये आर ये आर, तो यहाँ पर 2r भुजा का क्या एक वर्ग बन जाएगा। और इस कंडीशन में ये सेक्टर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, मुझे पूरे स्क्वायर के क्षेत्रफल में से इन 4 सेक्टरों का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, और 4 सेक्टर बराबर क्या हो जाता है, एक वृत्त बन जाता है। तो क्या अगर मैं इस साइड रीजन को निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 4 बार मिलकर के पूरा सेक्टर 360 का बना देगा, और 360 पे एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, कभी भी अगर 3 सर्किल 4 सर्किल इस तरह से किस करके दे रहा है वो आपको, तो आप शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, तो आप इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों आता है कि अगर इसमें मैं रबड़ बांध दूं, रबड़ का मतलब इस तरह से इस चीज को मैं रबड़ बांध दूं, तब बताइए उस रबड़ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, उस चीज को अभी डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगला दोस्तों क्या पॉइंट है कि अगर मैं एक रबड़ बैंड बांधता हूँ, मतलब इस तरह से अगर ये टच कर रहा है सर्किल, तो यहाँ पर एक इनको अगर मैं एक रबड़ बैंड से बांधता हूँ तो इस रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी। तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा था, सेंटर से अगर ये यहाँ स्पर्श करता हुआ जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये 90 और क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, और 90 दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये 90 हो जाएगा, इधर ये 90 हो जाएगा, इधर दोस्तों ये 90 हो जाएगा, ये थोड़ा सीधा आएगा यहाँ पर, इधर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो डायग्राम थोड़ा वैसा बन गया है, कोशिश करना समझने की, ये 90 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एंगल आता है दोस्तों 120 डिग्री का आता है, ये भी 120 डिग्री का आएगा, और यहाँ अगर मैं मिलाता हूँ तो ये भी दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 120 डिग्री का आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये यहाँ पर इतना ही, ये यहाँ पर, और इतना ही ये यहाँ पर, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये r है, ये r है, तो ये क्या 2r हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये इतनी चीज़ 2r हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर ये इतनी चीज़ 2r हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये चीज़ और पता चल जाए कैसे भी, ये जितनी होगी वही इतनी ये होने वाली है, वही ये होने वाली है। तो अब ये पर्दे की लंबाई बन रही है किस पे,
120 पे बन रही है, और 120 पे 3 बार बन जाएगी तो 12 3 36, 360 पे पर्दे की लंबाई क्या हो जाएगी, 360 पे पर्दे की लंबाई दोस्तों मैंने क्या बताई थी, 2 पाई आर बताई थी। तो इस तरह से पूरी ये प्लस ये 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी, और 2r 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 6r ये यहाँ पर है तो 6r प्लस 2 पाई आर, तो ये उस रबड़ बैंड की लंबाई हो जाएगी जो इसके चारों ओर बांधा गया है। ऐसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर भी एक रबड़ बैंड बांधूं मैं इस तरह से तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको मिलाता हूँ तो ये 2r हो जाएगा, इसको मिलाता हूँ तो ये 2r हो जाएगा, इसको मिलाता हूँ तो ये 2r हो जाएगा, इसको मिलाता हूँ तो ये 2r हो जाएगा। तो 2r 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 तो ये 8r तो यहाँ हो गया, प्लस ये चीज़ रह गई मेरे पास, ये रह गई और ये रह गई, ये और ये, तो यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ 90 90 90 90 4 बार पूरा 360 बन रहा है, तो 360 पे क्या हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। तो इस तरह से अगर 4 सर्किल कर रहे हैं और उसको हम रबड़ बैंड से बांध रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 8r प्लस 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट थे 2-3 कुछ, बाकी सर्किल में दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इतना आपने पढ़ लिया, बहुत इनफ पढ़ लिया मैंने, बहुत अच्छे लेवल का आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे लेवल का आपको पढ़ा दिया है सर्किल को लेकर के। बाकी अगली वीडियो में दोस्तों हम ट्रायंगल को कवर करेंगे, उसके बाद हम 3D की तरफ चलेंगे, बेलन, शंकु, गोला, इसकी तरफ चलेंगे, घन, घनाभ, पिरामिड, प्रिज्म, इनको पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ बहुत ही यूनिक तरीका होने वाला है दोस्तों आपको, क्योंकि मैं कुछ भी फार्मूला आपको रटाने वाला नहीं हूँ, सब कुछ मैं इतनी स्मूथ तरीके से बता दूंगा आपको कि करते करते आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, कुछ भी मानो, चाहे छोटा भाई मानो, चाहे बड़ा भाई मानो, चाहे कुछ भी मत मानो, बट प्लीज़ शेयर कर दो, काश उस बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, और बाकी टेक केयर, बाय बाय, गुड डे एंड गुड नाइट।